गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज ये वीडियो आप लोग के लिए और आपके रिक्वेस्ट पे मुझे बनाना ही पड़ा। और इस वीडियो ये जो वीडियो है बच्चे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई स्टार्टिंग से यानी 12th के बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स कैसे आएगा। केवल मैथ्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है टोटल सब्जेक्ट्स की। ठीक है, मैथ्स की बात नहीं हो रही, केवल बातें हो रही है टोटल सब्जेक्ट्स की, यानी ओवरऑल मार्क्स 90% से ज्यादा कैसे लाया जाए बोर्ड एग्जाम में या कोई भी सब्जेक्ट में। तो बच्चे, उनके कुछ फीचर्स हैं, उनके कुछ करने शर्त हैं जिनको आपको पालन करना होगा, कुछ नियम्स है के बाद आपका भी 90% से ज्यादा नंबर बच्चों आपका आने वाला है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट्स बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, अगर आप इन बातों को आप फॉलो करिएगा तो बिल्कुल आपका भी मार्क्स 90% से ज्यादा आएगा। तो चलिए जानते हैं बच्चों कि क्या है वो तरीके, क्या वो नियम है जिनको हमें फॉलो करने पड़ेंगे, कंडीशंस मानने पड़ेंगे, उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे और उन्हें फॉलो ही नहीं करना मजबूरी होगा आपको। ठीक है, तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हो कि हेडिंग में भी भाई 12th बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं। तो आइए विशेष बातें करते हैं, और ज्यादा बातें हम लोग नहीं करेंगे बच्चों, ताकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सटीक टू द पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा कि यार जिस भी बोर्ड का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी बोर्ड का, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, स्टेट्स बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, कुछ भी हो यार, कोई भी बोर्ड हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, कि आपको जिस भी बोर्ड का है ना, जिस भी बोर्ड का देना है, आप अपने सिलेबस को प्रिंट आउट कर लीजिए। क्या है ना, सिलेबस को आप प्रिंट आउट करके, यानी हर चैप्टर का जो सिलेबस, हर हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है चैप्टर वाइज, आप उसे प्रिंट आउट करवा के अपने टेबल पे रख लो, है ना, यानी सिलेबस प्रिंट आउट करवा लीजिए। प्रिंट आउट है ना करके टेबल पे रख लो यार, है ना, टेबल पे, टेबल पे रख लो। यानी आपको पढ़ते टाइम, यानी चैप्टर खत्म हो गया तो आपको सबसे पहले पता कैसे चलेगा यार कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा है, कौन कौन एग्जाम में आ रहा है, और कौन कौन से टॉपिक है जो मेरा छूटा हुआ है। क्योंकि बहुत समय ऐसे होता है ना कि स्कूल में या फिर कहीं पे भी कोचिंग में भी कुछ कुछ टॉपिक्स टीचर जो है ना वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं सब जगह होता है, लेकिन कहीं कहीं होता है, और खास करके ज्यादातर अंतिम समय में देखा गया है। ठीक है, तो आपके पास अगर सिलेबस रहेगा बाबू, तो आप आसानी से देख पाओगे कि यार मेरा कौन सा टॉपिक छूटा है, कौन सा टॉपिक नहीं छूटा है, और सारा कवर हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो टीचर छोड़ देते हैं तो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा उस टॉपिक को। इसलिए आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट करवा लीजिए, सारे सब्जेक्ट का, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का, आपका जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, उन सारे सब्जेक्ट्स का आप सिलेबस का प्रिंट आउट करके टेबल पे रखो, ताकि जब चैप्टर कंप्लीट हो तो तुम ये पता लगा सको कि हाँ यार ये सारी चीजें हमें पढ़ा दी गई है। उसके बाद है कि बुक्स क्या फॉलो किया जाए, है ना। दूसरा नंबर में है कि सर बुक्स क्या फॉलो किया जाए, क्या बोर्ड्स के लिए हमें कौन कौन से बुक्स बनाने होंगे। तो बच्चों ये बताओ मुझे, सबसे जो बेस्ट बुक है बोर्ड के लिए, है ना, तो बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट बुक है बच्चों, वो है तुम्हारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यस बच्चों, ये जो टेक्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है, ये सफिशियंट है बच्चों, सफिशियंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, इट इज सफिशियंट, इट इज सफिशियंट फॉर बोर्ड। समझे कि नहीं? देखो, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स है, ध्यान रखिएगा, जितने भी बोर्ड एग्जाम है वो सारे एनसीईआरटी को ही टारगेट करते हैं। तो आपके पास बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होना चाहिए, और आपको एनसीईआरटी का यार जितना उसमें दिया हुआ है सिलेबस,
आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, मिसेलेनियस के भी सवाल करने होंगे। ओके, रही बात कि सर मैथ्स के लिए क्या, तो बच्चों ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो है, जो इस पे लागू हो रहा है मैथ्स पे भी वही है, बट आपके रिक्वेस्ट पे मैं मैथ्स के लिए स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे का कमेंट्स पहले आ चुका है कि सर मैथ्स के लिए क्या हमें करना चाहिए कि हम 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, और सीबीएसई से हैं तो सब सब्जेक्ट में ला सकते हैं। ठीक है, स्टेट बोर्ड्स में क्या होते हैं कि कभी कभी बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं आते हैं, लेकिन आने की संभावना सभी में ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। समझ रहे हो? चलो, तो आपको बुक्स फॉलो करने होंगे बच्चों, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो करिए और कुछ भी मत करिए। सिलेबस आप रखिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉलो करिए और ईमानदारी से पढ़िए। समझे कि नहीं? हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और तीसरा है बच्चों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि ये यार तो हो गया पढ़ाई, मैंने सिलेबस ले लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, सारे सवाल कर लिए। बच्चों आपको पता है कि अगर आप एनसीईआरटी में फिजिक्स का और केमिस्ट्री का करते हैं, मैथ्स का भी करिए, सबको ही करिए, ठीक है, लेकिन जो बच्चे जेई और नीट वाले बच्चे हैं उनका फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी काफी जेई और नीट में मदद करने वाला है, मैथ्स वाले बच्चों को भी मदद करने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री जेई में। लेकिन मैथ्स का जो एनसीईआरटी है वो बच्चे पूरी की पूरी जो है वो जेई के लिए सफिशियंट नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको अदर बुक्स प्रैक्टिस करने होंगे, या आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उनका स्टडी वगैरह मटेरियल्स वगैरह करने ही पड़ेंगे, पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे। हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस वीडियो में बच्चों स्पेशली बोर्ड एग्जाम को लेकर के। किसके लेकर के? बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो आपको क्या करना होगा, जो भी चैप्टर्स आप पढ़े हो उस चैप्टर्स का आपके पास हर चैप्टर का नोट्स होना चाहिए। ये नोट्स या तो तुम क्लास में पढ़ते टाइम बना लो एक अच्छे से, या तो फिर घर पे आकर के उस चैप्टर्स का आप नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा यार कि जब तुम नोट्स बना रहे हो ना चैप्टर्स का, तो एक बार चैप्टर्स भी आपको रिवाइज हो रहा होगा। तो चैप्टर्स जब कंप्लीट हो जाए तो एक दिन बैठो और उस चैप्टर का सारे नोट्स कर लो, है ना, जैसे सर पढ़ाए हैं उसी तरीके से। और उसमें कुछ तूने एक्स्ट्रा सीखा है या फिर तुम्हें अपना अनुभव है उस टॉपिक को लेकर के, जो सीखे हैं आप सर को, जो आपको सर समझाए उसको लेकर के, तो बिल्कुल आप उसको ऐड करिए। तो हर चैप्टर का आपके पास नोट्स होने चाहिए, चाहे फिजिक्स का हो, फिजिक्स में भी जो चैप्टर्स हैं बच्चों सबका, मैथ्स में हो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट का सारा नोट्स होने चाहिए, एनसीईआरटी का नोट्स होने चाहिए, मतलब कि चैप्टर वाइज नोट्स जो क्लास नोट्स है एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स होने चाहिए आपके पास। अगेन अगेन है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को काफी परेशानी भी होता है यार कि ये तो ठीक है मैंने नोट्स बना लिया सर, लेकिन नोट्स अगर सबको देखा जाए तो काफी मोटे मोटे नोट्स हो गए हैं। अब उन नोट्स को रिवाइज करना अंतिम दिनों में, एक सप्ताह में पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को अगर हमें रिवाइज करना हो तो क्या हम इतने मोटे मोटे कॉपी को रिवाइज कर पाएंगे? नहीं। और रही बात एग्जाम का, तो यार एग्जाम में अगर तुमको सिलेबस है ना, एग्जाम में अगर सिलेबस पूरा याद नहीं रहेगा, फॉर्मूले पूरे याद आपको नहीं रहेंगे, तो क्या आप पूरा का स्कोर कर पाएंगे? कभी नहीं। तो आपको फॉर्मूले का एक अलग से कॉपी बना लोगे यार, हर चैप्टर का मतलब हर सब्जेक्ट का, या एक ही कॉपी ले लोगे मोटा सा, उसको 3 भाग कर दोगे और हर एक भाग में, एक में मैथ्स लिख लो, एक में फिजिक्स के फॉर्मूले लिख लो, एक में केमिस्ट्री के लिख लो। ऐसा करो कि तुम छोटा छोटा ही 3 कॉपी खरीद लो। ओके, या तो क्लासमेट जो भी तुमको मर्जी है यार खरीद लो, या डायरी टाइप का खरीद लो। ठीक है, उसमें हर चैप्टर वाइज फॉर्मूला, और उस चैप्टर को में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे, है ना, या आप भूल गए, उनके कंसेप्ट को लिख लो यार, या क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, या फिर उस चैप्टर्स में जितने थ्योरीज हैं उसे पूरे थ्योरीज अगर आपने नोट्स 20 पेज में बनाया है क्लास नोट्स, तो आप उस चैप्टर के नोट्स आपके 3 पेज में होने चाहिए, 5 पेज से तो ज्यादा किसी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनना ही नहीं चाहिए। ध्यान रखना इस बात को। तो आपको फॉर्मूले नोट्स और शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर वाइज करने होंगे। किसके लिए बच्चों? तो ये हो गया फॉर रिवीजन के लिए, है ना, फॉर रिवीजन। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो रिवीजन कैसे करोगे? क्योंकि रिवीजन के टाइम में बच्चों यही तुम्हें मदद करने वाला है। समझे कि नहीं?
बिल्कुल, यही तुम्हें मदद करने वाला है किस टाइम में, तो रिवीजन के टाइम में यही आपको हेल्प करने वाला होगा। ओके, अब आइए फिर बोल रहा है जो इस सारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है VVI² है ना, VVI², ये सबसे ज्यादा है। प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी PYP, यानी PYQs भी हम लोग बोलते हैं इसे ना, P.Y.Q, इसका लेना है। अब जेई का मत उठा लेना, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है वो लेने हैं आपको बोर्ड को। अगर आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है बिहार बोर्ड का ले लो, सीबीएसई का हो सीबीएसई का ले लो, आईसीएसई का हो आईसीएसई का ले लो, यूपी बोर्ड का हो यूपी बोर्ड का ले लो, दिल्ली बोर्ड का हो दिल्ली का ले लो। भारत के किसी भी बोर्ड से तुम एग्जाम दे रहे हो, उस बोर्ड का आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लो। और प्रीवियस ईयर पेपर लेने के बाद जो चैप्टर आपका क्लासरूम में खत्म हो गया है, इंड हो गया है, एनसीईआरटी डिस्कस कर दिए गए हैं, उस चैप्टर का आप प्रीवियस ईयर इटसेल्फ बना लो, है ना, इटसेल्फ सॉल्व ईच चैप्टर, ईच चैप्टर। बच्चों हर चैप्टर का खुद से सॉल्व करो, और जो फंसता है वो सर से पूछो जहां तुम पढ़ रहे हो। ओके, और बच्चों ये 7 नंबर 6 नंबर तो कह ही नहीं सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे आप अगर आप कोई गोल बना के नहीं पढ़ते हो, ऐसे ही पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, अरे यार कोई मतलब थोड़ा हुआ। तो आपको बनाना होगा मेक अ डेली गोल, यानी हर दिन का गोल फिक्स करना होगा, एक वीक का गोल फिक्स करना होगा कि अगर मैं हर दिन ये पढ़ूं तो एक वीक में क्या कंप्लीट कर सकता हूं। ओके, मंथली गोल कि एक महीने में मेरे सिलेबस कैसे होंगे, क्या क्या हम पढ़ लिए होंगे और क्या क्या हमें पढ़ना बाकी हो रहा होगा। ऑफ सिलेबस ये सारे करने हैं किसका, मेक अ डेली गोल्स, वीकली गोल्स एंड मंथली गोल्स ऑफ होल सिलेबस। ये आपके पूरे सिलेबस का ये प्रारूप होना चाहिए बच्चों, है ना, कि हाँ भाई मुझे एक महीने में ये फिजिक्स के 3 चैप्टर निपटा देने हैं, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, मैथ्स के ये चैप्टर्स। ऐसा नहीं कि तुम पहले, अब तुम्हारा मान लो कि मैथ्स में चल रहा है अभी, सपोज करो, मान लो चल रहा है इंटीग्रेशन, सपोज करो जो भी चल रहा हो, तो आप कहोगे कि सर हम इस महीने में इंटीग्रेशन पूरा और डिफरेंट डेफिनेट कर लेंगे, नहीं, जो पीछे कंप्लीट हो गया यार क्लास में उसको करो। तुम सर के साथ साथ कैसे कर पाओगे, है ना जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उन्हें करो, उनके प्लानिंग करो, क्योंकि जो चल रहा है वो तो तुम पढ़ ही रहे हो सर के साथ में, जो पढ़ा दिया गया है ना उन पे फोकस करना है। तो आपके पास डेली का गोल, वीकली गोल, मंथली गोल होना चाहिए पूरे सिलेबस का। और इसमें ना आप उल्टा गिनती पूरा का पूरा डेज लिख लो यार, है ना, राइट लिस्ट ऑफ डेज, राइट और राइट, है ना, कहते हैं ना कि लिस्ट ऑफ डेज एंड कट अ डे रेगुलरली, कट अ डे रेगुलरली। बच्चों आप क्या करो, जैसे मान लो कि आप आज आज से तैयारी करो, सपोज करो आज का दिन है 1 मई, ठीक है, लेकिन आज 1 मई नहीं है, आज का दिन 1 मई मान लो ना यार, मैथ का विद्यार्थी तो मान तो सकते ही हो। तो 1 मई से आपका जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, मान लो कि आपका एग्जाम 25 फरवरी से होने वाला है, तो 1 मई से 25 फरवरी का जितना डे बनता है उसे एक लिस्ट बना लो, अपने जहाँ स्टडी टेबल है उसे रख लो, और एक हर दिन एक डे को कट करो उल्टा। अगर मान लो आपके पास टोटल 270 डेज है, ओके, 270 डेज है, तो 270 डेज लिखो, काटो, एक दिन आज बिताया, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, मंथली गोल बनाओ, वीकली गोल बनाओ, डेली गोल बनाओ, और उसे हर दिन यार मेरा जैसे एक दिन कंप्लीट हो तो एक दिन काटो कि अब बचे 269 डेज, अब बचे 268 डेज, ऐसे करो यार, समझे कि नहीं, तब कुछ होगा। उसके बाद है बच्चों अटेंशन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी आपको स्टार्टिंग से ही, है ना, स्टार्टिंग से ही ऑल सब्जेक्ट पे, ऑल सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान देना है।
यस बच्चों, बोला क्या जा रहा है ना कि भाई आपको स्टार्टिंग से अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, मान लो पीसीएम और हिंदी इंग्लिश, तो बच्चे आप क्या करो ना कि स्टार्टिंग से पांचों सब्जेक्ट पे ध्यान देते जाओ। मीन्स ऐसा नहीं कि जितना मेहनत तुम मैथ्स में कर रहे हो उतना ही इंग्लिश में करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि यार आपके जो अ, आपके जो अटेंशन है, मतलब कि हर सब्जेक्ट को एक वीक में आप 1 से 2 बार पढ़ लो, ना हो तो रेगुलरली तुम उसका इति बना लो, रूटीन कर लो, नहीं तो हिंदी इंग्लिश या फिर जो आपका कंप्यूटर से जो भी पेपर्स है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या मतलब मेन पेपर्स है, उनको उनको बच्चों आप स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ। अगर रेगुलर नहीं हो रहा है तो सप्ते में 3 दिन करो, वो भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपका मेन, जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं जेई नीट वालों के बच्चों के लिए, तो उनका पीसीएम या पीसीबी तो नेसेसरी है और हार्ड भी है यार। तुम्हारा कंप्यूटर क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश से या कंप्यूटर वगैरह से तो हार्ड है ना। तो इसको तुम क्या करो कि स्टार्टिंग से ही इनको भी ध्यान दो, एक सप्ताह में कम से कम 2 दिन पढ़ लो, 3 दिन पढ़ लो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ। ना हो तो भाई रेगुलर का आधा घंटा रूटीन कर लो कि चलो आज के दिन में मैं ये कर लूंगा, और बाकी जो तुम्हारा पीसीबी पीसीएम है उस पर फोकस करो, और बाकी जो बचे 2 सब्जेक्ट्स, और जो उतना है तो उतना ही मार्क्स का, लेकिन बात है कि थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो इसको क्या करते हैं ना लोग, अंतिम में ध्यान देते हैं भाई कि अब दिसंबर आ गई है, चलो हिंदी पढ़ लेते हैं, चलो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, चलो कंप्यूटर कर लेते हैं। नहीं, वो स्टार्टिंग से करो, क्योंकि अगर जो दिसंबर में कर रहे हो यार, अगर वहां से 80 ला रहे हो, तो अगर तुम मई से करोगे, जून से करोगे, तो फोड़ दोगे कि नहीं उसमें, और उसमें नंबर मार्क्स उठाना आसान है यार। अगर तुम 1 महीने में पढ़ करके 2 महीना पढ़ करके उस सब्जेक्ट में 80+ कर रहे हो, तो अगर उसे मई से पढ़ोगे, जून से पढ़ोगे, अप्रैल से पढ़ोगे, तो बताओ क्या करोगे, फोड़ दोगे कि नहीं। और उसमें 90, 95, 98 करना आसान चीज है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रिवाइज, डेली रिवाइज फॉर्मूला, यस, तो तुम्हें बताना भूल ही गया था आपको बच्चों, आपको क्या करना है ना कि फॉर्मूले को डेली रिवाइज करना, ओके। फॉर्मूले को, जो भी आप फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूले, आगे जी, यस, जो आपने फॉर्मूला और नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाया है उनको डेली रिवाइज करो, ओके। क्या करो, डेली रिवाइज करो उनको, इनको, जिसे आप फॉर्मूला बनाए हो, यानी जो आपका नोट्स है, यानी क्लास नोट्स नहीं, जो फॉर्मूला नोट्स है यार, शॉर्ट नोट्स तो रहने दो, लेकिन फॉर्मूला कम से कम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का या बायोलॉजी का जो भी है, हर चैप्टर वाइज, उनको आपको 24 घंटा में एक बार जरूर देख लेना है। ये रूटीन करो रेगुलर का। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बच्चों, वो ये है कि आपके पास जो है वो रेगुलर प्लान होना चाहिए, है ना। रेगुलर प्लान ये तो आप कर लिए क्या क्या करना है, बट इनको हम कंप्लीट कैसे करेंगे, इसके लिए आपके पास डेली एक योजना होना चाहिए स्टडी के लिए। क्योंकि बच्चे होते क्या है ना, देखो कि पढ़ने इतना तो कर लिया, अब वो जब टेबल पे पढ़ने बैठेगा ना बाबू, तो वो सोच में पड़ जाएगा यार क्या करें, पहले मैथ्स पढ़ लें, पहले फिजिक्स कर लें, पहले केमिस्ट्री कर लें, आज मैथ्स में काफी होमवर्क है, ऐसा करते मैथ्स पहले निपटा लेते हैं। यार वैसा बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सवाल 10 बनाएगा, उसके बाद वो सवालों में अटकने लगेगा, तो कहीं यार यार ऐसा करते हैं, फिजिक्स का भी अच्छा अच्छा आज होमवर्क मिला है ढेर सारा, है ना, या ये चैप्टर मिला आसान चैप्टर, चलो उसको ना बनाते यार, ना तो मैथ पढ़ा अच्छे से, ना फिजिक्स पढ़ा, ना केमिस्ट्री पढ़ा, ऐसे कुछ नहीं पड़ेगा, और 1.5 से 2 घंटे में वो पढ़ने से उब जाएगा। उसके बाद उसके हाथ में होगा मोबाइल, चलाएगा रील्स या करेगा चैटिंग, यही सब होगा। उसके बाद वो दिन उसका या रात उसका खराब होगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह उसको चाहिए, है ना, तो मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखेगा, अब मोटिवेट होगा तो कहेगा अब पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, आप जब टेबल पे बैठो ना, तो आपके पास शेड्यूल होना चाहिए पहले, बैठने के बाद शेड्यूल नहीं, आपके पास पहले टेबल पे शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे 9 बजे रात्रि से 1 बजे रात्रि तक, या 9 बजे रात्रि से 12 बजे रात्रि तक, नाइट तक मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स पढ़ना है तो ओनली मैथ्स पढ़ना है यार। मैथ्स चाहे तो होमवर्क का हो या फिर रिवाइज करेंगे, नहीं बन रहा है पीछे से रिवाइज कर लो कॉपी को ही,
अगर जो मिला होमवर्क नहीं बन रहा है टोटल, इतने बने बनाओ, जितना ट्राई दिए गए उतना ट्राई कर लो, जो नहीं बने उसे घेरा मार लो। अगर इसके बावजूद भी अगर सवाल हार्ड लग रही है, तुम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हो, तो तुम क्या करो ना कि जो सर पढ़ा दिए हैं उनको उठा के पूरा कॉपी ही बना डालो यार 3 घंटे में। चलो आज का शेड्यूल ये रहेगा, लेकिन ध्यान रखना उस 3 घंटे में केवल आपको मैथ ही सोचना है, समझे, चाहे जो भी हो जाए। और जब भी कभी क्या कहते हैं थोड़ा सा डिप्रेस हो या डिमोटिवेट हो तो मोबाइल मत पकड़ो, क्योंकि वो और डिमोटिवेट कर देगा, समझे कि नहीं। एकदम आराम से आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांसें लो और अपने उज्जवल कैरियर के लिए सोचो कि क्या क्या तुम बनने वाले हो, उनके बारे में सोचो, है ना। इससे थोड़ा सा तुमको मोटिवेशन आएगा अंदर, एनर्जी आएगा, यार हम ये करेंगे। योजना के लिए सोचो कि यार अच्छा ऐसे नहीं होगा, ऐसे करेंगे, समझे कि नहीं। मोबाइल मत पकड़ना, क्योंकि डिमोटिवेट होगे, थोड़ा डिप्रेस होगे तो मोबाइल पकड़ोगे तो वो और डिप्रेस कर देगा, क्योंकि टाइम तुम्हारा लॉस कर देगा। और लॉस टाइम होगा तो तुम, टाइम जब लॉस होगा तो धीरे धीरे और जो रूटीन आज का था वो कल पे शिफ्ट होगा, तो तुम और ना डिप्रेस हो गए। इसलिए मोबाइल उस स्थिति में नहीं पकड़ना चाहिए आदमी को। घूम लो, टहल लो, बातें कर लो, किसी से किसी को छेड़ दो। अरे रूम में रूम पार्टनर तो होगा यार, छेड़ लो उसी को, तो बच्चे हैं उसी को थोड़ा सा मजाक उजाक कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा विवाह हो गया तो बोल रहे पत्नी के साथ मजाक कर लो, नहीं। अब मोबाइल पे तो करना ही नहीं, उससे बचने के लिए बोल रहे हैं। तो ये आपके पास रेगुलर प्लान होना चाहिए स्टडी के लिए, कब कौन सा सब्जेक्ट कितना घंटा कितना बजे से कितना घंटा तक पढ़ना है, ये आपके पास पहले से टेबल पे बैठने से पहले आपके पास ये प्लान तैयार होना चाहिए। के बाद बच्चा बचता है डिस्ट्रैक्शंस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, अच्छा उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आपका डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकता है, आपके दोस्त, है ना। दोस्त जैसे मान लो तुम पढ़ने बैठा, कोई बोला यार चलो ना आज गांधी मैदान, डिज्नीलैंड लगा हुआ है अपना, और उसका जीएफ भी आ रही है या मेरा जीएफ आ रही है, चलो चलो उनकी सहेलियां हैं, तुम्हारा भी सेटिंग करवा देंगे। कर लिए तुमने तो पहले ही योजना बना लिया था यार आज तो मैथ, है ना, 4 बजे से लेके 6 बजे तक तो हिलेंगे नहीं। जैसे दोस्त बोला क्या है, फिर हो सकता है कि मान लो कि चलो जीएफ वाली बात ना हो, कहेगा यार चलो ना गांधी मैदान जा रहे हैं, तुम कहोगे यार नहीं जाएंगे तो मेरा दोस्त क्या क्या सोचेगा मेरे बारे में, और कभी हम अगर उसको बोलेंगे तो वो भी नहीं जाएगा। तो चले तुम दोस्ती निभाने, है ना, चले तुम दोस्ती निभाने, और उस दोस्ती के चक्कर में तुम गए फंस, तुम्हारा शेड्यूल खराब हो गया। तो ऐसे दोस्तों से बचना है यार, ऐसे दोस्ती रहे अब भाड़ में जाए, कोई फर्क ना पड़ता। फिर है मोबाइल, ठीक है, क्या है बच्चों, मोबाइल। अब मोबाइल क्या है तो जान ही रहे हो ना। कुछ दिन के बाद जैसे पहले नशा मुक्ति केंद्र खुलता था बाबू ना, अब खुलेगा मोबाइल से मुक्ति केंद्र, सोशल मीडिया से मुक्ति केंद्र, है ना। इतने लोग इससे ये हो गए हैं, तो क्या बोलते हैं जैसे आदि नहीं होता है एकदम लाचार, उस टाइप के हो रहे हैं। तो आपको इस टेक्नोलॉजी के जमाने में बच्चों टेक्नोलॉजी के साथ जीना ही पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल तुम फेंक दो फोड़ दो, नहीं, रखो, लेकिन उनका यूज तुम्हें ही करना है। अब मान लो एक चाकू देंगे, अब चाकू का यूज तुम सब्जी काटने में करो या किसी को मर्डर करने में करो, ये आप पे डिपेंड करता है। उनके हिसाब से आपको ये मिलेगा, प्राइज मिलेगा। किसी को मर्डर करोगे तो समझ लो क्या मिलेगा, और सब्जी काटने में करोगे समझो का तुमको बेनिफिट्स होगा उससे। तो वो तुम्हारा, इसको तुमको बैलेंस करना ही पड़ेगा। मतलब कि यार अगर कोई लेक्चर्स वगैरह देखने तो पहले डिसाइड कर लो, लेक्चर्स देख लो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, नेट इंटरनेट बंद कर दो, लेक्चर्स देख लो। अगर ऑनलाइन देख लो यार, लेकिन लेक्चर्स पे ही रखना है। अब बातें हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बीएफ है, बॉयफ्रेंड है, तो पहले वो बॉयफ्रेंड से बातें उते कर लेगा, कर लो, लेकिन ध्यान रहे जो तुम्हारा शेड्यूल है उसमें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ऐसा नहीं को बोल रहे हैं कि तुमसे, है ना, क्या बोलते हैं यार ब्रेकअप कर लो। हाँ, अगर वो तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, तुम्हारे पढ़ाई के सपोर्ट में नहीं है, तो वैसे गर्लफ्रेंड रहे, बॉयफ्रेंड रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप उसके चक्कर में ऐसे भी नहीं रहना है, क्योंकि वो तुम्हारे काम का है नहीं, तुम्हारे टाइम को यूज कर रहा है। तो आज कोई और यूज करेगा, और तुम अपने टाइम को अगर यूज नहीं करोगे यार,
तो आज कोई तुम्हारा टाइम यूज करेगा तो कल तुम उसी टाइम के लिए मुमताज हो जाओगे, है ना, दर दर भटकोगे, कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि जो आज तुम्हें चैटिंग वैटिंग कर रही है, आज तुम्हें लेके घूम रही है, कल किसी तुमसे अच्छे बच्चे का हाथ पकड़ाएगा ना, उसका हाथ पकड़ेगी, फिर उसके बाद उसके आगे में अगले का हाथ पकड़ेगी, शादी किसी और से हो जाएगा और प्यार किसी और से तुम करते रहो, तुम तो फंस गए। ये हो गई रही बात फैमिली का, फैमिली सर। अब मान लो कि भाई घर में शादी है, घर में नहीं है, या किसी घर के बगल में, या फुआ के बेटी का, ननद का शादी है, या फुआ के बेटे का शादी है, चले 10 दिन पहले से तुम, ठीक है शादी है तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है तो बारात के दिन चले जाइए, है ना। अब तुम 10 दिन पहले से सेटिंग वेटिंग में चक्कर में चले जाओगे तो लो जाओ, इस सबसे बचना है। शादी वादी जो है उनसे ही बचना है। मैं ये नहीं कह रहे कि तुम अभी शादी कर लो, उससे बचना नहीं बोल रहे हैं, शादी ना करो, बोल रहे हैं शादी वादी का जो चक्कर है कि आपके फैमिली में शादी है तो 10 दिन तुम डिस्ट्रैक्ट रहो। यार दुनिया रहे या ना रहे, तुम्हारा डेली का शेड्यूल होना चाहिए। अगर इननेसेसरली, अगर कभी ऐसा हो कि इमरजेंसी हो, एकदम इमरजेंसी हो, तो उसके तो बात अलग है यार। अगर 30 डेज एक महीने में होते हैं तो आपके ये शेड्यूल कम से कम उस 30 डेज में 25 डेज फॉलो होने चाहिए। मान लेते हैं यार कि 5 दिन जो है वो किसी कारणवश कोई ना कोई चीजें अगर इमरजेंसी टाइप का आ गया तो है, ये नहीं बोल रहे कि 5 दिन एकदम मस्ती करना है, नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि 5 दिन मैक्सिमम हो सकता है आपका डिस्ट्रॉय किसी भी कारणवश, लेकिन 25 दिन तो आपको बढ़िया से करना होगा। अब करेंगे स्टडी टाइम, स्टडी टाइम मोबाइल कैसे यूज करें। यानी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये सबसे बड़ा समस्या होता है बच्चे की, पढ़ते 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 ना मोबाइल खोले और लग गए रील्स देखने, लग गए चैटिंग करने, लग गए फेसबुक पे, लग गए इंस्टा पे, और टाइम उनका इलैप्स हो गया। तो इनसे बचो बाबू। समझो कि आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और मोबाइल। तो मोबाइल चलाने का भी शेड्यूल बना लो तुम, जिसमें तुम अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे होगे सोशल मीडिया पे, है ना, किसी को जैसे रील्स डालना है, जो भी है, ऐसे तो बचना चाहिए इनसे। लेकिन अगर तुम नहीं बच पा रहे हो तो मैं उनका उपाय बता रहा हूं। ऐसे मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा आपको कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करें। बच्चे तो वो तो सब लोग बनाता है, कैसे यूज करें ताकि मेरा पढ़ाई भी साथ साथ हो, सोशल मीडिया भी अगर हम छूट नहीं पा रहे हैं तो जो अननेसेसरी चीजें हैं बच्चों उसे तो अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज तुम 8 महीना बाद, 10 महीना बाद, 12 महीना बाद भी कर सकते हो। रील्स देख सकते हो तुम 10 महीना बाद भी, उसके बाद तुम्हारा 12th का एग्जाम थोड़ू रहेगा, जेई के एग्जाम नहीं न रहेंगे, नीट का एग्जाम नहीं न रहेगा। तो इसको तुम्हें ही यूज करना है, इसके लिए अलग से शेड्यूल कर लो, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का बनाते हो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी है, इनके लिए भी बना लो और उसी में इसको यूज कर लो। उसके बाद तुम मोबाइल यूज ना करो, केवल पढ़ने के लिए करो। सोशल मीडिया पे जाना है, जितना मैसेजेस घुसने हैं, लाइक, अगर ये तुम्हारा इंस्टाग्राम पे लाइक्स का लाइक आ रहा है कि यार ये लाइक किया, तो लाइक नहीं देखना है, तो नहीं देखना है, सिंपल सी बात है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो मुझे विश्वास है, और आपसे आपसे मैं आशा भी करता हूं बच्चों कि आपका बोर्ड में 90% से ज्यादा नंबर आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।